मैं आफ्ताब मलिक फ्रॉम फेडरल आईएएस इंफॉर्मेशन। देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो था, पिछला वीडियो था, उसमें हमने डिस्कस किया था बैटल ऑफ प्लासी का। आज हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ बक्सर पर। तो देखिए, बैटल ऑफ बक्सर जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर प्लासी के युद्ध को भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के रूप में जाना जाता है, तो बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर के युद्ध को अंग्रेजी राज की वास्तविक स्थापना, रियल फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है। अब ये बैटल हुई किस किस के बीच थी? ये बैटल हुई थी, एक तरफ से था बंगाल का नवाब मीर कासिम, जो मीर जाफर का दामाद था और 1760 में बंगाल की गद्दी पर बैठा। तो मीर कासिम की जो आर्मी थी वो लगभग 7027 पर्सन की थी, और मीर कासिम की जो आर्मी थी वो लगभग 40-50 हज़ार आर्मी थी, और जो अंग्रेज़ी आर्मी थी वो लगभग 7027 आर्मी थी। तो ये बैटल जो है, एक तरफ से ब्रिटिश आर्मी थी 7027, और उसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर मुनरो, और दूसरी तरफ से मीर कासिम और उसके एलाइड जो थे उनकी आर्मी थी लगभग 40 से 50 हज़ार। अब मीर कासिम के एलाइड कौन थे? मीर कासिम खुद बंगाल का नवाब, उसका साथ देने वाले थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड। तो ब्रिटिश आर्मी 7027 एंड ज्वाइंट आर्मी या एलाइड आर्मी 40 से 50 हज़ार। अब पूछते हैं कि ये युद्ध हुआ कहाँ था? तो ये युद्ध बक्सर में हुआ था, और बक्सर कहाँ है? बक्सर है बिहार। प्लासी का युद्ध अगर बंगाल में होता है, प्लासी के मैदान में, तो ये युद्ध बक्सर में हुआ, और बक्सर बिहार में पड़ता है। एक बार कंपटीशन में आया था, किस नदी के किनारे हुआ था? ये गंगा नदी के किनारे हुआ था। और एक बार पूछा गया था कि ये कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध अगर 23 जून 1757 को हुआ, 1757 को, तो ये बैटल 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। 22 अक्टूबर 1764, 1764। अब इसका कारण यानी काज क्या बना? तो देखिए, जब मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद बंगाल की गद्दी पर बैठा, तो उसने मन बना लिया था अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का, और उसके बाद उसने जो अपनी गतिविधियां शुरू की, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया, अपनी आर्मी जो है यूरोपियन स्टाइल पर गठित की, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, नए टैक्स लगाए जो अफवाब कहलाए, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री सुविधाएं मिलती थी, जो उनके फ्री पास थे, उनको बेकार किया, यानी सब करों से मुक्त कर दिया था। तो उनके जो फ्री पास थे वो न्यूट्रलाइज हो गए, और इसी को लेकर दोनों के बीच संघर्ष हुआ, और 22 अक्टूबर को 1764 को ये युद्ध अंजाम हुआ। और देखिए, प्लासी की बैटल जो थी वो एक षड्यंत्र से जीती गई थी, लेकिन ये वाकई या रियल में युद्ध हुआ, और इसमें उस ब्रिटिश आर्मी 7027 ने इस एलाइड आर्मी 40 से 50 हज़ार को डिफीट किया, यानी उसको पराजित किया था। अब इस युद्ध के बाद क्या होता है? इस युद्ध के बाद ये होता है कि जो मीर कासिम होता है वो भाग जाता है मैदान छोड़कर, और उसका आज तक कोई पता नहीं। अब जो
दो लोग बचते हैं एलाइट के, एक अवध के नवाब शुजाउद्दौला और एक मुगल सम्राट पतन काल के, जिनका नाम था शाह आलम सेकंड। इन दोनों लोगों से अब एक संधि होती है। और संधि कौन करता है? तो ब्रिटेन से फिर लॉर्ड क्लाइव को भेजा जाता है, जो अंग्रेजी राज का संस्थापक कहलाता है। वो लॉर्ड क्लाइव भारत आता है और शाह आलम सेकंड और अवध नवाब शुजाउद्दौला के साथ बैठकर अगस्त 1765 में इलाहाबाद में एक संधि करता है, जो कहलाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और उस संधि के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड है, वो अंग्रेज़ों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी लॉर्ड क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कहलाते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के अधिकार, मुग़ल बादशाह उनको देता है। और इसके बदले कंपनी शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपया पर ईयर पेंशन के रूप में देना स्वीकार करती है। इस ट्रीटी या संधि की जो दूसरी शर्त होती है वो ये होती है कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो निज़ामत के अधिकार, निज़ामत कहलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के राइट, वो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट जो हैं वो जो बंगाल का नाम मात्र का जो नवाब होता है नजमुद्दौला, 13 साल का बच्चा होता है, उसको सौंप दिए जाते हैं, जो मीर जाफ़र का पुत्र होता है। और उस शासन चलाने के लिए, निज़ामत के लिए उसको 53 लाख रुपया पर ईयर देना स्वीकार किया जाता है। इस इलाहाबाद संधि की जो तीसरी शर्त होती है वो ये होती है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से दो महत्वपूर्ण क्षेत्र, एक इलाहाबाद और एक कड़ा, ये उससे लेकर और मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकंड को दे दिए जाते हैं। और ये 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है, इससे भारत में एक नई व्यवस्था शुरू होती है, जिसको कहते हैं द्वैत शासन प्रणाली यानी डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और ये 1765 से और 1772 तक डुअल सिस्टम चलता है। और डुअल सिस्टम का मीन्स ये होता है कि जो दीवानी के राइट हैं यानी रेवेन्यू कलेक्शन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती है, और जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नवाब नजमुद्दौला चलाता है, जो नाम के लिए नवाब होता है। और उसको पर ईयर 53 लाख रुपया दिया जाता है कंपनी की तरफ से। और जो नवाब है नजमुद्दौला, उससे अधिकारियों को नियुक्त करने के अधिकार छीन लिए जाते हैं, उसकी सेना को ख़त्म कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ही प्रमुख बनी रहती है। इस डुअल सिस्टम का जो बैड इम्पैक्ट है या बुरा प्रभाव है वो ये होता है कि 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है और लाखों लोगों की मृत्यु होती है। और नवाब क्योंकि बेबस होता है, सिर्फ 53 लाख रुपए ही उसको मिलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई राहत नहीं पहुंचाती है। और जब लाखों लोगों की मृत्यु का प्रश्न जब ब्रिटेन में उठता है, तब वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि जब दीवानी के अधिकार तुमने लिए हैं तो प्रशासन के अधिकार भी अपने हाथों में लो और ये डुअल सिस्टम को ख़त्म करो। तब वहाँ से एक गवर्नर बंगाल का भेजा जाता है जो वारेन हेस्टिंग कहलाता है। वारेन हेस्टिंग जब भारत पहुँचता है तब वो डुअल गवर्नेंस या डुअल शासन प्रणाली को ख़त्म करके दीवानी के अधिकारों के साथ साथ प्रशासनिक यानी निज़ामत के अधिकार भी अपने हाथों लेता है। और इस तरह से 1772 से डुअल सिस्टम ख़त्म और बंगाल का शासन ब्रिटिश वो ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाता है। और यहीं से अंग्रेज़ी शासन सिस्टमेटिक तरीके से चलने लगता है।
और इस शासन को चलाने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। उस रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग जो बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग होता है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर पार्शियली उसके अधीन कर दिए जाते हैं, और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में शुरू हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान का प्रसार कीजिए और मुझको इजाज़त दीजिए।